हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग ईवीएस के चैप्टर जो है क्लास 5th के हम लोग पढ़ रहे हैं। जो आज का चैप्टर है वो 13 चैप्टर है और 13 नंबर का जो चैप्टर है वो आज हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग 12 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। जो साथी नहीं देखे हैं, पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आपके केबीएस के एग्जाम के अगर तैयारी कर रहे हैं या सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बहुत सारे प्रश्न जो है आपके पर्यावरण से संबंधित जो है बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप लोग जरूर देखिए। ईवीएस आसपास पर्यावरण अध्ययन आज के सेशन में शेल्टर यानी कि आवास से जो आश्रय दिया हुआ है, आपके केबीएस के सिलेबस में भी है आश्रय। तो इसके बारे में बहुत सारे इस चैप्टर से बहुत सारे जो है आपके आश्रय के बारे में देगा कि किस राज्य में कैसे जो है रहते हैं, घर किस प्रकार से बना रहता है और कौन सी जनजाति जो है किस प्रकार की रहती है। तो इन सब के बारे में आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले विषय सूची देख लेते हैं। बसेरा ऊंचाई पर क्या है? तो बसेरा ऊंचाई पर आज के हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे बसेरा ऊंचाई पर, इसके बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। वहीं इससे रिलेटेड जो है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रश्न बने हैं आपके एग्जाम में आया है, उसी से वही प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट में। इस चैप्टर के जब अंत होगा उसी वक्त हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अंतिम तक क्लास को आप लोग जरूर देखिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। अपने नोटबुक में हेडिंग डालिए बसेरा ऊंचाई पर। एक कहानी जो है एक यात्रा की है। एक गौरव जानी जो है व्यक्ति है जो अपने बाइक से, जिसका नाम उसने क्या रखा है, लोनर नाम रखा है। और लोनर जो है अंग्रेजी में लोनर का अर्थ जो होता है अकेला रहने वाला। क्या होता है इसका अर्थ? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे में पूछता नहीं है लेकिन फिर भी आप लोग अपने नॉलेज के लिए ध्यान दीजिएगा, अकेला रहने वाला। इसने पूरी यात्रा में अपने बता रहा है अपने बारे में कि कहाँ कहाँ वो जा रहा है, ऊंचाई इमारतों वगैरह ये सभी देख रहा है। जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा उसको मैं हाईलाइट कर दूंगी। अपने नोटबुक में आप लोग लिख लीजिएगा और अच्छे से उसको ध्यान दीजिए। देखिए क्या क्या साथ में कहीं जाने के लिए क्या क्या लेकर जा रहा है। तो रहने के लिए टेंट, बिछौने के लिए प्लास्टिक की सीट और स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े और काफ़ी दिन तक खराब ना होने वाले खाना और कैमरा, पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे इत्यादि, इन सभी को लेकर वह मुंबई से निकला हुआ है। और कहाँ कहाँ जा रहा है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और छोटे छोटे शहरों से होते हुए वो दिल्ली पहुंच रहा है। ये प्रश्न भी आता है कि महाराष्ट्र से दिल्ली तक पहुंचने में कौन कौन से राज्य जो है बीच में कौन कौन से राज्य जो है आते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन कौन से। तो गुजरात आते हैं, राजस्थान आता है और हरियाणा भी आता है। यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, हरियाणा भी आता है, उसके बाद से दिल्ली आता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मुंबई से दिल्ली का, और बता रहे कि मुंबई से दिल्ली तक 1400 किलोमीटर रास्ता जो है मैंने 3 दिन में तय किया। और उसने कहा कि मुंबई से लेकर दिल्ली तक के जो रास्ता है 1400 किलोमीटर पड़ता है और मैंने उसको 3 दिन में तय किया था अपने बाइक से, जिसका नाम क्या था? लोनर नाम था। और उसने देखा कि वहां पर पहुंचकर देखा दिल्ली में तो मुंबई के जैसा ही दिल्ली था। तो क्या क्या था? तो इसके घर जो से थे सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के बने हुए थे। यह भी पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा किससे? तो सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के बने हुए थे। आने वाले दिन में के बारे में सोचकर वो बहुत उत्सुक था। यात्रा उसने स्टार्ट की और जम्मू कश्मीर राज्य के कई मुश्किल रास्ता से वह गुजरते हुए लेह लद्दाख में पहुंच जाता है। यहाँ पर बता रहा है कि नक्शे में देखकर बताइए कि मुंबई से कश्मीर जाने वाले रास्ता जो है कौन कौन से राज्य आते हैं। तो मुंबई से कश्मीर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कश्मीर पूछा है, तो कश्मीर तक जाने के लिए कौन कौन से राज्य आते हैं? तो महाराष्ट्र आता है। और कौन कौन सा राज्य आता है? गुजरात उसके बाद से आता है, फिर उसके बाद से राजस्थान भी आता है, फिर हरियाणा आता है, उसके बाद से पंजाब आता है
और उसके बाद से हिमाचल प्रदेश आता है, फिर जम्मू कश्मीर आता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन कौन से राज्य आते हैं। तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ये सभी राज्य से होकर जाया जाता है। फिर उसने बताया कि गौरव जानी जो है मुंबई से दिल्ली तक आया, तो रास्ते में जो पड़े हैं राज्य उसकी राजधानी क्या है, तो महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र जिसकी राजधानी जो है मुंबई है। और गुजरात आता है, गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है। राजस्थान आता है, जयपुर उसकी राजधानी है। फिर हरियाणा आता है, हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। यहाँ मनाली जो है प्रश्न पूछ रहा है कि मनाली मैदानी इलाका है या पहाड़ी इलाका है, तो कैसा इलाका है, तो पहाड़ी इलाका है। ये जो प्रश्न था वो बच्चे से पूछने वाला था। और गौरव जो था वो अपना टेंट लगाया हुआ था कि मेरा नया घर, वो टेंट लगाकर वहां पर था। यहाँ से कोई महत्वपूर्ण प्रश्न जो है नहीं बनता है। ये वाला पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ठंडा रेगिस्तान कह रहे कि गौरव कह रहे कि आखिरकार मैं और लोनर जो है लेह पहुंच ही गए। कहाँ पहुंच रहे पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेह लद्दाख वो पहुंच गए। जब अनूठा था यह इलाका, सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। आज तक हम लोग गर्म रेगिस्तान सुने हैं, यहाँ पर पॉइंट ए नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा कि लेह लद्दाख में कैसा रेगिस्तान होता है, तो ठंडा रेगिस्तान, सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान होता है। बहुत ही कम बारिश होता है, और यह भी पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही कम बारिश होता है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ के ढके पहाड़ और सूखे ठंडा मैदान, और बर्फ के पहाड़ दिखते थे, सूखे मैदान जो है सूखा ठंडा मैदान जो है वहां पर दिखते थे। लेह शहर की एक शांत गली में सफेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देख थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे जो है जुल्ले जुल्ले यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरे पीछा करने लगे। यहाँ पर पॉइंट आप लोग नोट डाउन करिए कि क्या कह रहा है कि जुल्ले यानी कि स्वागत। वहाँ के लेह लद्दाख में जुल्ले का अर्थ जो होता है स्वागत। ये पॉइंट प्रश्न आया भी है, यह भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न भी हम कराएंगे कि जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं वहीं आप लोग के प्रश्न जो है अभी ये चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो हम लोग इससे संबंधित प्रश्न भी देख लेंगे कि किस तरह से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। फिर क्या होगा, लोनर को देखकर बहुत हैरत थे सभी बच्चे जो है अपने अपने घर ले जाने के लिए चाहते थे। गौरव जो है तासी के घर जाते हैं और तासी का जोर चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले गया। और तासी जो बच्चे जो है आपस में पकड़ के मेरे घर चलो, मुझे खींचकर अपने घर ले गया। उसके घर जो है 2 मंजिले। पॉइंट यहाँ से आप लोग फिर से नोट डाउन करते चलिए। उसका घर कैसा था, तो यह भी पॉइंट पूछता है कि लेह लद्दाख में घर जो है किस प्रकार के होता है, तो 2 मंजिले था उसका घर। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 मंजिला था। पत्थर को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाया था। उस पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई थी। और यह भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि पत्थर को काटकर एक के ऊपर एक बनाया हुआ था और उन पर मिट्टी और चूने की पुताई जो है की हुई थी। अंदर से जो घर जो है छप्पर जैसा लग रहा था, और अंदर से देखने पर वो घर जो है छप्पर के जैसे लग रहा था। हर तरफ घास भूसी पड़ी हुई थी। तासी जो है मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से अब पहली मंजिल पर ले गई। यह भी ध्यान दीजिएगा कि कैसी सीढ़ियाँ थी, तो लकड़ी की सीढ़ियाँ थी और लकड़ी की सीढ़ियों से उसने पहली मंजिल ले गया। उसने बताया कि वह और उसका परिवार जो है ऊपर की मंजिले पर रहते थे, नीचे वाले मंजिलों पर जानवर रहते। यह भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि ऊपर कौन रहता था, तो ऊपर परिवार रहते थे और नीचे की मंजिलों पर जो है जानवर रखते थे। यहाँ पर शिक्षक संकेत जो दिया है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या कर रहे हैं शिक्षक संकेत, बच्चों से चर्चा करें कि सभी रेगिस्तान जो है रेतीले और गर्म नहीं होते हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या करें बच्चे यह बताएं कि सभी जो रेगिस्तान है वह गर्म नहीं होते हैं। कुछ रेगिस्तान जो होते हैं ठंडे भी होते हैं, जैसे हमने लेह लद्दाख में देखा है कि वहाँ पर कैसे होते हैं, तो ठंडे होते हैं। लेह लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल है कि वहाँ पेड़ पौधे भी नहीं उग पाते हैं। और लेह लद्दाख में इतना सूखा माहौल है कि वहाँ पर पेड़ पौधे जो है नहीं उग पाते हैं।
यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं कि जानवरों की रहने की जगह थी। नीचे वाले जो स्तर था वो जानवरों के रहने का था, और यहाँ पे देख ही रहे कि नीचे वाले जो है वो जानवर के रहने वाला है, और ऊपर जो है वहाँ पर परिवार रहते थे। जरूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। सर्दी के दिनों में अक्सर उनका परिवार जो है भी नीचे की मंजिलों पर जानवरों के पास ही रहता था, और ठंडी के जब मौसम आते थे तो नीचे वाले जानवरों के पास, नीचे वाले मंजिला जो है जानवरों के पास वह रहते थे। नीचे की मंजिलों में कोई भी खिड़की नहीं थी। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन कर रहे हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि नीचे के मंजिले में कोई भी खिड़की जो है नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ के मोटे तने जो है इस्तेमाल किए हुए थे, और छत को बनाने के लिए पेड़ के मोटे तने जो है उसका इस्तेमाल किए हुए थे। फिर तासी मुझे घर के छत पर लिबास का नज़ारा तो देखते ही बनता था। सभी की छतें जो है समतल थी, और यह भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि सभी की छतें जो कैसी थी तो समतल थी। कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का, कहीं जो है लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का जो है फैला था। किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी छत पर उपले सूख रहे थे, और किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी छत पर उपले सूख रहे थे। तासी ने बताया कि छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मी के तेज धूप से ही बहुत सारे फल सब्जियां सूख ली जाती है, और ठंडे दिनों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इन लोग क्या करते तो गर्मी के दिनों में इन सभी सब्जियों को उन लोग सुखा लेते थे, और ठंडी के मौसम में इसका इस्तेमाल जो है करते थे। वहाँ खड़ा मैं सोच रहा था, और बता रहा है गौरव कि मैं वहाँ खड़ा सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का हर हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया था, बिल्कुल वहाँ के मौसम और लोगों के ज़रूरत के अनुकूल। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी मोटी दीवारें जो है लकड़ी के फर्श और लकड़ी के छत के ठंड से बचाने के लिए होता है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिए कि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श जो और लकड़ी के छतें जो है कहाँ पर मिलता है ये घर, तो लेह लद्दाख में ये घर जो है मिलता है। वहां से गौरव जो है आगे बढ़ता है, और अब समय था आगे बढ़ने का। बता रहा है कि अब समय था आगे बढ़ने का। टेढ़े मेढ़े सड़कें पहाड़े रास्तों से होते हुए मैं बहुत ऊंचाई पर जाता जा रहा था। कहीं सड़क तो कहीं बड़े बड़े पत्थर, लोनर का चलना जो है मुश्किल भारी पड़ रहा था। अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। ध्यान दीजिए कि कौन सा इलाके की ओर बढ़ रहा था, तो चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका जो था वो बिल्कुल सुना-साना था। इतनी मुश्किल पर सांस लेने में भी जो है मुश्किल हो रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा। क्यों सिर में दर्द होने लगा, तो वहाँ के माहौल जो है उसके वातावरण के अनुकूल नहीं थे, और बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। फिर धीरे धीरे ऐसे हवा में सांस लेने की आदत से पड़ गई। मैं कई दिन तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। न ही कोई पेट्रोल पंप, न ही मैकेनिक। सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब जो है दिखाई दे रहे थे। कई रातों जो है कई दिन बीत गए, अकेले ही जो है बढ़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान, और उसमें चरती भेड़ बकरियां। थोड़ी दूर पर मुझे एक टेंट दिखाई दिया थे। मैं हैरान था कि सुनसान इलाके में ये कौन लोग थे और क्या कर रहे थे, और वो जो है हैरान था कि ये सुनसान जो इलाका है यहाँ पर कौन लोग हैं, और उनको देखकर वो हैरान हो गया था और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो चंगपा थी, चंगपा जो घुमंतू इसको कहा जाता है, चंगपा को घुमंतू लोग कहा जाता है। यह घूमने वाले लोग थे। इससे संबंधित आपके एग्जाम के में बहुत सारे प्रश्न आते भी हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन करिए। देखिए क्या कह रहा है कि चंगपा वहाँ में मिला जो है नामग्याल से। वहाँ जब गौरव गया तो वहाँ पर मिला किससे, तो नामग्याल से। उन्हीं से मुझे चंगपा के बारे में पता चला, और उन्हीं के से हमें चंगपा के बारे में पता चलता है। उनके बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग थे। 5000 लोग चंगपा घुमंतू लोग हैं। और चंगपा, यह भी पॉइंट आप लोग ध्यान दे, चंगपा कैसे लोग हैं, तो घुमंतू लोग हैं।
जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते, अपने भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों के खोज में घूमते रहते। उन्हें जानवरों से उन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता था, दूध मिल जाता था, मांस, टेंट के लिए चमड़ा और स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि इन बकरियों से ही उनको प्राप्त हो जाती थी। इनकी सबसे बड़ी पूंजी जो थी वो भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार था और इनका परिवार का स्तर देखने के लिए और इनका परिवार का स्तर देखा जाता तो जितना उनके पास बकरियां थी उतना ही बड़ा परिवार था। चंगपा खास तरह की बकरियां जो है पालते हैं, खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। और अभी ध्यान दीजिएगा कि पश्मीना ऊन जो है किससे प्राप्त होता है, तो बकरिया से प्राप्त होता है। तो बालों में दुनिया की सबसे मशहूर पश्मीना ऊन जो है बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे। और बता रहा है कि जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी उतना ही इन बकरियों का जो है बाल है उतना ही ज़्यादा नरम होगा। इसलिए चंगपा जो है इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना जो है पसंद करते हैं। यही है उनकी ज़िंदगी और इसलिए ये चंगपा जो है इतने ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं उन भेड़ बकरियों के लिए ही। मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग जो है पूरा घर और सामान घोड़े और याक पर लाद कर घूमते हैं। ध्यान दीजिएगा, किससे अपने सामान को ढोते हैं, तो घोड़े पर और याक पर अपने सामान को लेकर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो उसे सिर्फ 2.5 घंटे में, अभी ध्यान दीजिएगा कितने घंटे में वो डेरा समेट लेते थे, तो सिर्फ 2.5 घंटे उनको लगते थे अपने डेरा को समेटने के लिए। जहाँ ठहरना हो वहाँ कुछ ही देर में वो क्या करते, अपने टेंट जो है गाड़ लेते थे और तैयार हो जाता है उनके घर। आपका स्वागत है कहते हुए नागमल्य मुझे बहुत बड़े तीन कोने टेंट में ले गया। यह भी ध्यान दीजिएगा, 3 कोना टेंट जो है कहाँ पर मिलता है, तो चंगपा जनजाति जो है 3 कोना जो है टेंट बनाते हैं। ये अपने टेंटों को रेबो कहते हैं। यह भी ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है कि रेबो जो है वो किसको कहा जाता है, तो रेबो जो है टेंट को कहा जाता है। तो चंगपा जो थे रेबो कहते थे टेंट को। याक के बालों के बुनाई करके, ये कह रहे कि याक के बालों के बुनाई करके चंगपा पट्टियाँ बनाते हैं। और याक के बालों की बुनाई करके, यहाँ पर बकरी के बाल के नहीं, याक के बाल के बुनाई करके चंगपा पट्टियाँ बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। और जिनके सिलकर उन लोग जोड़ लेते हैं ये बहुत मजबूत होती है और गर्म भी। मैंने देखा कि यहाँ पर हम लोग पॉइंट को स्टॉप करते हैं और शिक्षक संकेत जो है पढ़ते हैं। चंगपा की भाषा में चांगथांग क्या कहा जाता है, चांगथांग का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। चंगपा के भाषा में देखा जाए तो चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। बच्चों के विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द है, क्या इस पर चर्चा हो सकती है। ऊंचाई पर जाने से हवा जो में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। ऑक्सीजन क्या है इस समझ की अपेक्षा जो है नहीं की जा रही है, और ऑक्सीजन क्या है इस समझ की अपेक्षा जो है नहीं की जा रही है। बच्चों को बस कुछ अंदाजा हो कि ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है। बच्चों को सिर्फ यही कुछ अंदाजा हो जाए कि ऊंचाई पर सांस लेना जो है मुश्किल होता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। और पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार क्या ले जाते हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। बच्चे फिर उन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे। उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोगों को किस किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और बच्चों को यह भी समझ में आएगा कि रोजी रोटी के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर दुनिया के मशहूर पश्मीना शाल के बारे में बताया गया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए कि पश्मीना शाल के बारे में बताया गया है। तो ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है कि पश्मीना जो है, माना जाता है कि यह पश्मीना शाल जो है 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। यह बात सही है कि
6 स्वेटर के बराबर जो है ये गर्म होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं होती है। ये नहीं कि एक गर्म ज़्यादा 6 स्वेटर के बराबर गर्म करती है तो ये मोटी भी होगी, लेकिन ये मोटी नहीं होती है, बिल्कुल पतली होती है। यह पश्मीना बनता है, और यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों के एक खास नस्ल से, जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। और बता रहा है कि बकरियां जो है, पहाड़ी बकरियां जो है खास नस्ल वाली होती है, जो 5,000 मीटर के ऊंचाई पर पहाड़ों पर रहती है, 5,000 मीटर ऊंचाई पर रहती है। उनके बाल से बनाया जाता है पश्मीना जो है, साल जो है उनके बाल से बनाया जाता है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और बता रहे कि यहाँ जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है चला जाता है। उस पर बकरियां जो है जाकर रहती है। उन लोग को ठंडी नहीं लगती है, क्योंकि उन लोग के बाल से ढके रहते हैं उनके शरीर, तो उन लोग को ठंडी जो है नहीं लगती। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरिया के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियां में झड़ जाते हैं। और जो गर्मी लगती है तो क्या वो बाल जो है झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले होते हैं कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के 1 बाल की मोटाई के बराबर होंगे। हमारे शरीर के जो 1 बाल की मोटाई है, बकरी की 6 बाल जो है उसकी मोटाई के बराबर है। इसलिए पश्मीना शाल को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता है, और पश्मीना शाल को मशीनों के द्वारा जो है नहीं बुना जा सकता है। इसकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं, अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। समझ जाइए कि 250 घंटे की बुनाई करता है तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल जो है बनकर तैयार होता है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली शाल बुननी हो तो कितने दिन लगे होंगे। बताओ कि अगर इतनी ज़्यादा 250 घंटे जो है इस शाल को बनाने में लगा। और वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि घोड़े की आँख के जो पट्टियाँ बनाई जाती है, पट्टियाँ 9 डंडियों के सहारे जमीन से बंधी थी। और टेंट इन लोग जो बना रहे थे तो पट्टियाँ जो है 9 डंडियों के सहारे से बंधी हुई थी। टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट जो है गहरा गड्ढा खोदते हैं। अभी ध्यान दीजिए कि कितने फुट गहरा खोदते हैं, तो 2 फुट नीचे गहरा खोदते हैं। फिर गड्ढे के आसपास की ऊंचाई जो है जमीन पर टेंट लगते हैं। टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि यह बहुत ऊंचा था। और गौरव जो है वो टेंट के अंदर जाता है तो देखता है कि बहुत ऊंचा था और आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। अपने टेंट में से ऐसा नहीं कर पाता था, और उसका जो टेंट था वो छोटा था, वो ऐसा नहीं कर पाता था। रेवो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे के जितना बड़ा था। और रेवो जो हम लोग टेंट उसको बोला जाता है, चंगप्पा जनजाति जो है इसको रेबो बोलते हैं टेंट को। तो वो रेबो जो है वह एक फ्लैट के बराबर जो है उतना बड़ा होता था। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था। और रेबो, ये भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा, उसके बीच एक खुला छिद्र था। वो खुला छिद्र क्यों छोड़ा जाता था, तो चूल्हे जो उन लोग जलाते थे तो उसके हवा जो है, धुआं जो है निकलने के लिए। नामग्याल ने बताया कि इतने टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना था। और 1000 साल से ये टेंट जो है इसकी डिजाइन है 1000 साल से भी पुराना था। इससे टेंट में रहने वाले चंगप्पा ठंडे से बचते रहे हैं, और इससे रहने वाले जो चंगप्पा है वो ठंड से बचते रहे हैं। ठंड भी कैसी, सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है, और हवा भी बहुत तेज चलता है। और बता रहा है कि 0 से भी कई डिग्री जो है नीचे चला जाता है, और हवा भी जो है वो भी बहुत तेज चलता रहता है। यहाँ पर शिक्षक संकेत जो है दिया हुआ है। बच्चों को इस बारे में चर्चा करना अच्छा होगा कि अलग अलग जगहों पर कैसे अलग अलग तरह के घर होते हैं,
एक ही जगह पर भी तरह तरह के घर होते हैं। इनके कारणों, मौसम, जरूरत, पैसा और वहाँ मिलने वाले सामान, मिट्टी, पत्थर, लकड़ियाँ आदि पर भी बातचीत की जाए। और वहाँ पर जो मिट्टी, पत्थर, लकड़ियाँ आदि जो है उन पर भी बातचीत की जाए। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं कि एक जो हवा जो थी वो बहुत तेज चल रही थी, तो 1 घंटे में 70 किलोमीटर की गति से, सोचो उतने गति से जो है हवा चल रही थी। सोचो अगर तुम अपने गांव में बस में बैठे हो और इसी गति से चले तो तुम 1 घंटे में कहाँ पहुंच जाओगे, और तुम इस गति से चलो तो कहाँ पहुंच जाओगे। रेबो के पास भी भेड़ बकरियां को रखने के लिए जगह बनी थी, और रेबो के पास भी भेड़ बकरियों को रखने के लिए उन लोग को अलग जगह बनी हुई थी। इसे चंगपा जो है, इसको क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, लेखा इसको कहा जाता था। लेखा जो है, लेखा की दीवारें जो है पत्थर और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनते हैं, और लेखा के जो दीवारें बनती थी वो एक दूसरे के पत्थर और चट्टानों पर एक दूसरे पर रखकर बनते थे। हर परिवार अपने जानवरों को झुंड पर पहचान के लिए खास निशान लगाता है। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाते हैं, और एक काम जो है औरतें और वहाँ के जवान लड़कियां जो है वो रोज काम ये करती हैं। चंगपा लोगों की जिंदगी पूरी तरह से उन जानवरों से जुड़ी हुई है, और चंगपा लोगों की जिंदगी जो है वो पूरी उन जानवरों से ही जुड़ी हुई है। अब चलिए चंगपा के बारे में हम लोग देख लिए। अब श्रीनगर की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैं कह रहा है कि मैंने कुछ दिन तक लोगों के साथ बिताए, न चाहते हुए भी आगे बढ़ते ही था। लेह से वापसी की यात्रा मुझे इस अनोखे इलाके से दूर एक दूसरी ही दुनिया ले जा रही थी। लेह से वापिस आते समय मैंने श्रीनगर की ओर का रास्ता पकड़ा। कारगिल से होता हुआ फिर श्रीनगर पहुंचा। कहाँ से होते हुए, तो यह भी पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, कारगिल से होते हुए श्रीनगर पहुंचा। रास्ते में मैंने कई तरह के घर और अद्भुत इमारतें देखी। फिर कुछ दिन मैं श्रीनगर में रहा, और वहाँ के अलग घरों को देखकर मैं हैरत था। उन घरों में मेरा दिल भी जीत लिया। कोई पहाड़ पर तो कोई पानी पर, तो तरह तरह के घर थे। श्रीनगर में देखा जाए तो तरह तरह के घर थे, कोई पहाड़ पर था तो कोई पानी में था। यहाँ पर शिक्षक संकेत देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग घरों के बारे में देखते हैं। शिक्षक संकेत कह रहा है कि तापमान को डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं। बस इतना जानकर बच्चों खबरों में ढूंढकर पहचानने की सर्दी गर्मी में इसका कैसा संबंध है। इसी तरह से कुछ नए शहरों के नाम देखने की उत्सुकता बनेगी, जहां का तापमान 0 से कम तक चला जाता है, और कई शहरों के बारे में उन लोग जानने की कोशिश करेंगे जहां उनके तापमान जो है वो 0 होगा। यहाँ पर जो है लोगों के बारे में बताया है कि श्रीनगर में किस प्रकार के लोग रहते हैं और कैसे कैसे घरों में रहते हैं। उन घरों में मैंने कई प्रकार के फोटो जो है वो खींची है। यहाँ पर देखिए डल झील में है, शिकारी में घूमने का मजा उठाते हैं। डल झील, इसको डल झील में शिकारी, जो यहाँ पर ध्यान दीजिए, शिकारी में, डल झील में शिकारी जो है। अपने सफर की जरूरत पर निकलने से पहले मैंने कभी सोचा ही न था कि एक ही राज्य में कुछ इतनी तरह के घर और लोगों के रहन सहन तरीके देखने को मिलेंगे। लेह में एक अनुभव था दुनिया के चोटी पर रहने, और श्रीनगर में अनुभव था पानी पर रहने। अभी ध्यान दीजिएगा कि लेह में कैसे लोग रहते, तो दुनिया की चोटी पर रहने वाले, और श्रीनगर में आकर उसको कैसे अनुभव हो रहा है, तो पानी में रहने वाले। आपसी का समय था, आपसी के जब समय था तो फिर आगे बढ़ने का समय आ गया, और वहां पर आते समय वह देखा कि फिर आगे बढ़ के देखा कि जम्मू शहर से होते हुए वह वैसा ही घर देखा, जैसे सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के बने हुए थे, मजबूत और टिकाऊ थे। दिखने में ही पता चल रहा था कि मजबूत और टिकाऊ थे। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है दिया हुआ है कि इस चित्र को आप लोग देखिए, क्या पहचान सकते हो कि यह चित्र किसका है। कश्मीर के हर गली कूचे में दिखती है एक जो है बेकरी है।
कश्मीर लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, इस दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। कश्मीर के लोग जो है अपने खाने के लिए रोटी जो है वो घर पर नहीं बनाते। रोटी अगर घर पर बनाएंगे तो ज़्यादा आग की ज़रूरत पड़ेगी, और आग जो है उन लोग को नहीं मिल पाता है, तो उन लोग बेकरी से अपना रोटी जो है लेकर आते हैं। श्रीनगर के घर एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। श्रीनगर में घर जो है, श्रीनगर में बाहर से आई कई टूरिस्ट जो है हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट जो है 80 फीट तक लंबे होते हैं, और हाउस बोट जो है 80 फुट तक लंबे होते हैं, और बीच से उनकी चौड़ाई जो है 8-9 फुट तक होती है। ये प्रश्न भी आता है कि हाउस बोट कहाँ पाया जाता है, तो श्रीनगर में भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाउस बोट को और कई बड़े जो है घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है, और इनमें हर खास डिजाइन जो खत्मबंद है, और हर खास डिजाइन जो है खत्मबंद है, और जो जिग्सा पजल जैसा दिखता है। कैसा दिखता है, तो जिग्सा पजल के जैसा दिखता है। और यहाँ पे देखिए बोट की तरह बड़े लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं, और बोट की तरह लकड़ी पर डोंगे जो हैं तैरते रहते हैं। अभी कहाँ तैरते, तो श्रीनगर के डल झील और झेलम नदी में यह डोंगे जो है कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह जो है इन डोंगों में भी अलग अलग कमरे होते हैं, और मकान की तरह ही इन डोंगों में देखा जाए तो अलग अलग जो है कमरे होते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि पत्थर को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। और पत्थर को काटकर एक के ऊपर एक बनाए गए घर जो है वो कहाँ पर दिखते हैं, तो कश्मीर में दिखते हैं। पत्थर के ऊपर जो मिट्टी की पुताई की जाती है, और पत्थर के ऊपर से देखिए यहाँ पर ऊपर से मिट्टी की पुताई की गई है, और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इन घरों की छत जो है ढलाव होती है, और इन घरों के छत आप लोग देख ही रहे कि इसमें ढलाव की जैसी होती है। और नेक्स्ट बता रहा है कि यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना घरों के दरवाजे खिड़कियां पर डिजाइन में है मेहराब बने होते हैं। और घरों के जो लकड़ियाँ का डिजाइन बने रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, मेहराब कहा जाता है। मेहराब जो है बने होते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ के पुराने घरों की खासियत जो है कि ये जालीदार खिड़कियाँ से ये बाहर की ओर उभरी होती है, जिसे डब कहते हैं। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसको क्या कहा जाता है, तो इसको डब कहा जाता है। इसमें बैठकर बाहर का नज़ारा जो है बढ़िया से दिखता है, और यहाँ पर बैठकर जो है बाहर का नज़ारा जो है बढ़िया से दिखता है। और इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड जो प्रश्न बने हैं आपके एग्जाम में आए हैं, देखने को मिला है, वो प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए इससे संबंधित आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य जो है वो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। ऑप्शन 1 कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब है। और ऑप्शन 3 कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन 4 कह रहा है कि उत्तराखंड और राजस्थान है। तो जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब होता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न जो है यहाँ पर देखने को मिलता है कि प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। ये आपके एग्जाम में आया भी हुआ है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर सेट लगा भी रहे हैं तो आप लोग को देखने को ये मिलेगा। देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि ऑप्शन ए मनाली, क्या इसमें मिलान करना है कि कौन से राज्य में कौन से है। तो इसके लद्दाख के बारे में हम लोग पढ़े हैं, तो देखिए इसमें कौन सा मिल रहा है। बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, बांस के खंभों पर बने हुए घर कौन से मिलते हैं, तो ये असम में रहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में ही आगे मिलेगा, चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर कौन से होते हैं। ये जो घर मिलते हैं तो मनाली में मिलता है। कौन सा घर है, तो पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतों के घर होते हैं। और राजस्थान के देखा जाए तो राजस्थान में जो है, तो राजस्थान में कैसे घर देखने को मिलते हैं, तो मिट्टी के घर जो है
जिनके छतें जो है कटीली झाड़ियों के छाई होती है, कटीली झाड़ियाँ की छाई होती है। तो कहाँ मिलते हैं? तो राजस्थान में। और लद्दाख के देखा जाए तो पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें जो है लकड़ी की बनी होती है। अभी हमने देखा कि पत्थर के घर बने हुए थे और उसके फर्श जो है थे कैसे थे? तो लकड़ी के बने हुए थे। मोटे मोटे टहनियाँ जो है काट कर डाला गया था उसके छत पर मजबूत बनाने के लिए, अभी हमने पढ़े। और ये हाउस बोट अभी हमने देखे कहाँ थे? तो श्रीनगर में हमने देखे हाउस बोट के बारे में। कहाँ थे? तो श्रीनगर में थे। ये ऑप्शन में नहीं दिया है, 4 ही बस मिलान करना था। तो हम लोग इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोग इजीली से सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार से दूसरा प्रश्न जो है पूछा है। यह कह रहा है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। इसमें नहीं पूछा है कि इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। फिरन जो है वस्त्र का प्रकार पूछा है और राज्य पूछा है उसके साथ। फिरन जो है जम्मू एवं कश्मीर, क्या फिरन जो है जम्मू एवं कश्मीर में होता है? तो ये बात सही है, जम्मू एवं कश्मीर में होता है। पानो भाजू पश्चिम बंगाल, पानो भाजू जो है पश्चिम बंगाल में है। राहिदे हिमाचल प्रदेश से, फुलकुमारी जो है पंजाब। तो फुलकुमारी पंजाब सही है। तो इसमें गलत छांटना है, नहीं वाला पॉइंट को ध्यान दीजिए। तो राहिदे जो है हिमाचल प्रदेश से भी सही है। और पानो भाजू जो है ये गलत है। ये कहाँ है? तो गोवा में। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कहाँ के हैं वस्त्र, तो गोवा के हैं। और जम्मू एंड कश्मीर में फिरन है, यह भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिए फिर से वही घरों के बारे में आया। घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको लेह और लद्दाख के घरों के ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं जो है पाई जाती है। किसमें? तो अभी हमने लेह लद्दाख के बारे में पढ़ा है, तो वही इसके बारे में इनकी विशेषताएं देखना है। लेकिन ऑप्शन ए कह रहा है कि निचले मंजिले में कोई खिड़की नहीं होती है। ए पॉइंट सही है कि हाँ लेह लद्दाख के है। और पेड़ के तनों के लकड़ी की बनी ढालू छत, क्या ढालू छत बनी हुई थी? ढालू छत बनी हुई थी तो फिर उस पर मिर्ची वगैरह कैसे सुखा जाता है? तो ये पॉइंट ऐसा ही गलत है। पत्थर के खंभों पर जमीन के लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। और पत्थर पर तो बने ही थे कि पत्थर को काट कर उसको बनाया गया था, तो उसमें कहाँ 10 या 12 फीट ऊंचा कर दिया गया? तो यह भी पॉइंट तो गलत है। अब तीसरा कह रहा है कि चौथा कह रहा है कि पत्थर गर्रा और चूने से बनी मोटी दीवारें। ये बात सही है कि उसने मोटी मोटी दीवारें देखी, जैसे हवा जो है अंदर नहीं जाता था, उन लोग को ठंड कम लगती थी। लकड़ी के फर्श थे, यह भी पॉइंट सही है कि लकड़ी के फर्श जो है वहाँ पर थे। तो कौन कौन सा हमने सही देखा? एक देखा ए और एक डी और एक ई। इसमें ऑप्शन में देखिए ए डी ई कहाँ है? इसमें तो ए नहीं दिया हुआ है, इसमें भी ए नहीं है, इसमें ए है, बस बी जो है गलत दे दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कितना इजीली से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। एक और प्रश्न जो है दिया हुआ है आपके एग्जाम में, देखिए उसी टाइप से फिर से पूछा है कि लेह लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनने के लिए। यहाँ पर कहा लेह लद्दाख की विशेषताएं जो है चुनिए। पेड़ के तनों के बनी लकड़ी के ढालू छतें, यहाँ पर भी दे दिया है ढालू छतें। क्या ढालू छतें बनी हुई थी? ऑप्शन बी कह रहा है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। बात सही है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं थी। पत्थर मिट्टी और चूने की बनी दीवारें थी, और पत्थर मिट्टी के चूने की बनी दीवारें थी, यह भी बात सही है। लकड़ी के फर्श थे, यह भी सही है। तो ये तीनों पॉइंट सही है, जिसमें बी सी डी। तो ए दिया है गलत है, ए दिया है गलत है, ए दिया है गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि और कौन सा प्रश्न। बहुत सारे प्रश्न आए हैं, बहुत सारे प्रश्न इससे बने हैं, लेकिन मैं और भी प्रश्न को इकट्ठा नहीं कर पाई हूँ। मैं पूरा कोशिश करूँगी कि हर चैप्टर से आप लोग के जो भी चैप्टर पढ़ा जाए, तो अंतिम में आपके जो एग्ज़ाम में जिस भी टीचर से संबंधित आपके एग्ज़ाम, चाहे सीटेट से हो, चाहे केबीएस में पूछा हो, डी ट्रिपल एस बी में पूछा हो, एस टेट में पूछा हो, जिस टीचिंग से संबंधित आपके एग्ज़ाम में पूछा है, तो मैं लेकर आने की कोशिश करूँगी। अंतिम में ज़रूर सॉल्व कराऊँगी। अभी आज जो है बहुत कम इकट्ठा कर पाई हूँ, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिला है, लेकिन मैं इतना ही इकट्ठा कर पाई हूँ।
देखिए क्या पूछ रहा है कि एक पश्मीना शाल जो है लगभग साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होता है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय? दो एक डैश डैश यहाँ पर दिया हुआ है और एक डैश डैश जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो कितने एक साधारण स्वेटर को बुनने में कह रहा है कि एक पश्मीना शाल के जो है लगभग समय साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होता है। कितने स्वेटर के बराबर गर्म होता है? तो 6 स्वेटर का हमने क्या पढ़ा? तो 6 स्वेटर के बराबर गर्म होता है। तो ये भी पॉइंट क्रॉस कर दीजिए, यह भी पॉइंट क्रॉस कर दीजिए। अब कह रहा है कि गर्म होता है तथा यह साधारण पश्मीना शाल को बुनने में कितने घंटे लगा, और घंटा पूछ रहा है तो 200 तो घंटा नहीं बताया था, 250 घंटा बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप सब बहुत ईजिली से इन सभी प्रश्नों को आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप लोग एनसीईआरटी के चैप्टर को, हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग ईवीएस में पर्यावरण अध्ययन में आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आप लोग ईवीएस को अच्छे से पढ़कर जाइएगा एनसीईआरटी बुक को, तो बहुत सारे प्रश्न इन्हीं से आते ही हैं। सबसे जो है आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी को पूरे एनसीईआरटी कवर कराया जाएगा। हर एक क्लास के आपको एनसीईआरटी कवर कराया जाएगा जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वो सभी क्लास के आप लोग के कवर कराया जाएगा। तो अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो फटाफट से अभी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप में है आप लोग सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम पर है तो टेलीग्राम पर, फेसबुक, जहाँ भी है आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।